हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास है पीएससी पार्ट थर्ड। पेपर हम पढ़ रहे थे सेकंड। कौन सा था? सम्मिश्र विश्लेषण। क्लास कौन सी है आपकी? 11। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आपके लिए था कैसे चेक करते हैं किसी सम्मिश्र फलनों की। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी देखे थे सम्मिश्र फलनों की। आपके लिए था चेक करने के लिए एग्जाम्पल भी किए थे 2-3 बहुत। तो आज हम पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल और करेंगे और थोड़ा सा आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विश्लेषक फलन क्या होता है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक प्रमेय लिखवा रहा हूँ मैं अभी। उस प्रमेय का आपको प्रूफ नहीं करना है, बस आपको प्रमेय याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? वो क्वेश्चन में काम आएगी आपके। तो प्रमेय लिखवा रहा हूँ मैं। प्रमेय क्या है? प्रमेय क्या है? प्रमेय ये कहती है कि फलन एफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई बिंदु जेड नोट बराबर एक्स नोट प्लस आई वाई नोट पर सतत है यदि और केवल यदि दोनों यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई बिंदु एक्स नोट कोमा वाई नोट पर सतत हों। ये प्रमेय ये कहती है कि अगर आपको कोई फलन दे रखा है एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, अगर वो इस बिंदु जेड नोट बराबर एक्स नोट प्लस आई वाई नोट पर सतत है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों अलग अलग भी किस पे होने चाहिए? एक्स नोट वाई नोट पर क्या होने चाहिए? सतत होंगे। ठीक है, ये प्रमेय याद रखना है इसके। ठीक है, अब देखो, जब हम सीमा निकालते हैं सम्मिश्र संख्याओं में तो क्या होता है, देखो जब हम वास्तविक की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिर्फ हमें x के अकॉर्डिंग जाना होता है, x के सापेक्ष जाना होता है। लेकिन हमें पता है कि सम्मिश्र संख्या में हमारे पास क्या होता है, एक y भी होता है। आप देख रहे हो z बराबर एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं ना, z बराबर एक्स प्लस आई वाई ये लिखते हैं हम। लेकिन सम्मिश्र संख्या में क्या होता है, हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक तो x होता है और एक y होता है। ये वास्तविक अक्ष है और ये काल्पनिक अक्ष है। तो हमें पता है कि वहाँ पे तो सिर्फ हमें क्या होता है, वास्तविक जब हम विश्लेषण पढ़ रहे थे, इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए थे सीमा निकालने, वहाँ पे एक ही अक्ष होता था, हमारे पास x अक्ष होता था, उसके अकॉर्डिंग ही हम जाते थे। लेकिन यहाँ पे दो अक्ष होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे सीमा भी दोनों की यूज़ होगी, यानी x और y की सीमा होगी यूज़ इस टाइप से। जैसे वहाँ पे लिखते थे x टेंस टू 0, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स वाई टेंस टू 0,0। अब देखो क्या होता है कि जब हमारे पास सम्मिश्र संख्या का कोई फलन होता है, सम्मिश्र फलन होता है, तो उसमें क्या होता है कि सीमा या तो वो इधर से कहीं से भी आ सकती है, चारों तरफ से कहीं भी आ सकती है। जैसे इस टाइप से, जैसे यहाँ पे सीमा है, ये कोई सीमा है L, तो वो यहाँ से भी जा सकती है इसकी साइड, वो यहाँ से भी इसकी साइड आ सकती है, या वो यहाँ से भी इसकी साइड आ सकती है, वो यहाँ से भी इसकी साइड आ सकती है, इस टाइप से। क्योंकि हमारे पास सम्मिश्र संख्या में क्या काल्पनिक भाग भी होता है, तो काल्पनिक भाग का मतलब होता है कि हमें ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता चूज़ करेगी, वो कौन सा अप्रोच यूज़ करेगी। तो सम्मिश्र फलन में ये याद रखना कि सम्मिश्र फलन में जो सीमा निकलती है वो थोड़ा अलग तरीके से निकलती है, वैसे वास्तविक वालों से नहीं निकलती है। कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उनमें क्या होता है कि मैंने आपको अवकलनीयता की परिभाषा बताई थी। अवकलनीयता की परिभाषा ये कहती है कि सीमा क्या होनी चाहिए, विद्यमान होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए, सीमा का कोई फाइनाइट नंबर मिलना चाहिए। फाइनाइट मतलब ऐसी कोई नंबर मिलना चाहिए जो देखने में ठीक लगे, इन्फिनिटी वगैरह नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी मिल जाए पर इन्फिनिटी नहीं मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या बताई थी कि अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब क्या हुआ कि उसके अलावा कोई और सीमा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वही सीमा हमारे पास होनी चाहिए। चाहे कोई सा भी मेथड यूज़ करो, वही सीमा हमारे पास मिलनी चाहिए। अगर दूसरा मेथड लेने पर, दूसरी अगर थोड़ा चेंज करने पर अगर उसकी सीमा बदल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो फलन क्या होता है, हमारे पास अवकलनीय फलन नहीं होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। सम्मिश्र फलन में क्या होता है, सीमा विद्यमान हो नहीं हो ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो एक्सिस होते हैं, हमारे पास दो अक्ष होते हैं, कहीं से भी वो सीमा को अप्रोच कर सकता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करवा रहा हूँ कि एग्जाम्पल कैसे होता है। देखो, एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल की बात करूँ
एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक सेकंड, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल जैसे है, आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो कह रहा है कि एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 और 0 जब एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। ये कोई फंक्शन आपको डिफाइन कर रखा है और आपसे, सॉरी एफ एक्स वाई आएगा यहाँ, एफ जेड लिख लो, ठीक है, एफ जेड दे रखा है, एक्स एक्स वाई, सॉरी एफ एक्स वाई, ये आपको फंक्शन दे रखा है और आपसे पूछ ले कि इसकी सीमा बताइए कि विद्यमान होगी या नहीं होगी, ये फलन अवकलनीय होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि देखो हमें पता है कि लिमिट एक्स वाई टेंस टू क्या जाएगा 0 0, तो एफ एक्स वाई क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0, यानी एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 0 एक्स रखूँ, एक्स बराबर 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा 0 इंटू वाई अपॉन 0 प्लस वाई, क्या हो जाएगा ये लिमिट वाई टेंस टू 0 0 अपॉन वाई, ठीक है। तो ये टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सीमा क्या आ रही है, 0 आ रही है हमारे पास इससे करने से। लेकिन अगर मैंने क्या किया, यहाँ से तो सीमा क्या आ गई 0 आ गई, अगर मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दूं, यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन क्या कर दूं, अगर मैं दूसरा पथ लूं, ये तो एक पथ था हमारे पास जाने का, एक पथ था, दूसरा पथ क्या ले लिया मैंने, मान के चलो y बराबर एम एक्स ले लिया, यहाँ पे y बराबर एम एक्स रखूंगा, एम एक्स, तो क्या हो जाएगा x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा f एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा f एक्स एम एक्स इज इक्वस टू एम एक्स स्क्वायर, यहाँ से दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गिरा, लिमिट लगाऊंगा, लिमिट, अब देखो यहाँ तो y तो है नहीं, तो लिमिट किसकी लगेगी, सिर्फ x की लगेगी, क्या हो जाएगा ये m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर स्क्वायर, यानी इसकी सीमा क्या आ गई हमारे पास m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। पहले सीमा 0 आ रही थी, अब सीमा क्या आ गई m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी जैसे ही हमने पथ परिवर्तन किया यानी पहले तो हम उस पथ से जा रहे थे, अगर मैंने दूसरा पथ लिया तो हमें पता है कि दूसरा पथ लेने पर उसकी सीमा क्या होगी, बदल गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पथ बदलने पर अगर उसकी सीमा बदल जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी सीमा अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसका मतलब हमें दो सीमा मिल गई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एफ एक्स वाई की सीमा अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है, इसका मतलब सीमा इसकी क्या है, विद्यमान नहीं होगी। ऐसे हम सीमा निकालते हैं, ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें पता कैसे लगेगा कौन सा पथ लेना है कौन सा नहीं लेना, ठीक है। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ये आएगा कैसे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगता चला जाएगा पथ कैसे लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ, उसमें देखो दूसरा पथ लिया हुआ है, एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, उससे और क्लियर हो जाएगा आपके। आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब और वही एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे पथ लिया y बराबर एम एक्स लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x एम एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एम एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा x प्लस, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करूँ क्या हो जाएगा x 4 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर होगा और ये x स्क्वायर है तो x 4 हो जाएगा और एम स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा x प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x एम एक्स बराबर x, ये अब यहाँ से x कॉमन ले लूँ बाहर, x कॉमन लूँगा तो x क्यूब निकल के आएगा बाहर, यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब से एक कट जाएगा तो एक एक्स बचेगा। अब लिमिट लगाऊँ, लिमिट, अब y तो है नहीं तो सिर्फ 0 लगेगी, क्योंकि x और y कहाँ पे निकालना था,
0,0 पे निकालना था, यानी 0 लेना था। y तो है नहीं, तो x की लगाऊंगा सीमा सिर्फ। देखो सीमा पुट करूंगा तो क्या आ जाएगी, देखो x बराबर 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगी पूरी, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी इस पथ से तो हमारी सीमा 0 आ रही है। अगर दूसरा पथ ले लूं, जैसे मान के चलो ले लिया वाई स्क्वायर इजिकल्स टू एक एक्स स्क्वायर पथ, वाई स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स पथ ले लिया आपने, तो यहाँ पे वाई की स्क्वायर की जगह क्या रखूंगा, एक्स रखूंगा, तो क्या हो जाएगा एक्स कोमा एक्स बराबर एक्स स्क्वायर डॉट एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर क्यूब, तो एफ एक्स कोमा एक्स एक्स क्यूब अपॉन 2x क्यूब, एफ एक्स कोमा एक्स एक्स क्यूब अपॉन 8x क्यूब। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब 1/8, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स कोमा एक्स बराबर 1/8, यानी इस पथ से जा रहे थे, इस पथ से जा रहे थे वाई स्क्वायर बराबर एम एक्स से, तो हमें 0 मिल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने पथ चेंज किया, वाई स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/8 मिल गया इस पथ से। इसका मतलब क्या हुआ कि पथ अलग होने पर सीमा भी बदल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सीमा क्या है, अद्वितीय नहीं है, तो सीमा क्या होगी, विद्यमान नहीं होगी। क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा मैं, सीमा, सीमा अद्वितीय नहीं है, इसलिए सीमा विद्यमान नहीं होगी। आगे समझ में, देखो हमें बेसिकली इसमें करना क्या है कि हमें अलग अलग पथ चेक करके देखना है कि अगर देखो 2 बार से ज़्यादा चेक मत करना, अगर 2 बार में सीमा का समान आ रही हो, 2 बार पथ लेने पर, 2 अलग अलग पथ लेने पर अगर आपकी सीमा समान आ रही हो, तो हम कह सकते हैं कि वो सीमा क्या होगी, अद्वितीय होगी, और क्या होगी, सीमा वो विद्यमान भी होगी। लेकिन अगर 2 पथ लेने पर अगर आपकी सीमा अलग अलग आ जाए, तो इस केस में क्या होगा कि सीमा विद्यमान नहीं होगी, क्योंकि अद्वितीय नहीं रही, क्योंकि पहले पथ में क्या होता, सीमा कुछ आ रही थी और दूसरे पथ में सीमा कुछ और आ रही थी। इसका मतलब क्या होगा कि सीमा उसकी अद्वितीय नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी सीमा क्या होगी, विद्यमान नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं मैं, नियमित होलोमॉर्फिक या विश्लेषिक फलन। टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन टॉपिक है इस चैप्टर का ये। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, देखो क्या हेडिंग, हेडिंग है नियमित या होलोमॉर्फिक या विश्लेषिक फलन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनालिटिक और रेगुलर और होम्योमॉर्फिक फंक्शन। ठीक है, क्या होता है, देखो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन वो होता है कि यदि जैसे मान के चलो आपको कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे आपको अगर मान के चलो कोई आप कलनीय फलन दे रखा है, सॉरी आपको कोई सम्मिश्र फलन दे रखा है, और आपसे कह दिया जाए कि कोई प्रांत डी है, प्रांत डी है किसी अवकलन फलन, सॉरी आपको अगर सम्मिश्र फलन दे रखा है और कोई प्रांत डी दे रखा है, अगर उस प्रांत में से किसी पॉइंट पे अगर वो फंक्शन किसी बिंदु पे, उस प्रांत के किसी बिंदु पे अगर वो फंक्शन यानी वो फलन अगर विश्लेषिक है, यानी उसको सॉरी ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आपको कोई फलन दे रखा है एफ जेड, सम्मिश्र फलन दे रखा है, उसका प्रांत है डी, अगर उस प्रांत के किसी बिंदु पर अगर वो फलन अवकलनीय है, तो उसके परिवेश में भी क्या होगा, वो अवकलनीय होगा, पूरे परिवेश में भी क्या होगा, वो अवकलनीय होगा। जैसे परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या होगी इसकी, परिभाषा
माना एफजेड कोई सम्मिश्र फलन है जो किसी प्रांत डी में परिभाषित है, डी में परिभाषित है, तब एफजेड एक बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि यह न केवल बिंदु z0 पर अवकलनीय हो बल्कि बिंदु z0 के परिवेश में भी अवकलनीय हो। ठीक है, यानी ऐसा फलन अगर प्रांत डी में कोई बिंदु पर अवकलनीय है तो उसके परिवेश में भी क्या होगा, अवकलन होगा। उस फलन को क्या बोलते हैं, विश्लेषिक फलन बोलते हैं। ठीक है, उस फलन को क्या बोलते हैं, विश्लेषिक फलन बोलते हैं। अब आपकी एक प्रमेय आती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बहुत बार आई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो आपके लिए नंबर पास करवाने का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो हर बार आता है, हर एक साल के गैप के बाद वो क्वेश्चन आता है, कई बार रिपीट भी हो जाता है। उस प्रमेय को हम करेंगे। ठीक है, प्रमेय क्या कहती है, पहले प्रमेय लिखते हैं। देखो प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय क्या कहती है, फलन एफजेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषक होने का आवश्यक प्रतिबंध है, कि U तथा V कॉची-रीमान प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। कॉची-रीमान प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। कॉची-रीमान प्रतिबंध क्या होते हैं कि डेल U अपॉन डेल X बराबर डेल V अपॉन डेल Y, और क्या है कि डेल V अपॉन डेल X बराबर माइनस डेल U अपॉन डेल Y। ये होते हैं कॉची-रीमान प्रतिबंध। आवश्यक कंडीशन और पर्याप्त कंडीशन सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सिद्ध करेंगे कि इसके लिए पर्याप्त शर्त क्या है, इसके लिए पर्याप्त शर्त क्या है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जब हम सम्मिश्र संख्या की बात करते हैं तो उसके बाद दो अक्ष होते हैं दो अक्ष हमारे पास, एक वास्तविक अक्ष होता है और एक काल्पनिक अक्ष होता है। तो हम क्या करेंगे कि आवश्यक शर्त में पहले वास्तविक अक्ष लेके चलेंगे, फिर काल्पनिक अक्ष लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि प्रूफ लिख रहा हूं इसका,
हम जानते हैं कि z बराबर x प्लस आई वाई होता है। z बराबर क्या होता है? x प्लस आयोटा वाई। माना w बराबर एफ जेड बराबर u एक्स वाई प्लस आई एक्स वाई प्रांत डी के किसी बिंदु पर विश्लेषक फलन है। किसी बिंदु पर क्या है? विश्लेषक फलन है। ठीक है, विश्लेषक फलन है तो यानी अवकलनीय होगा। विश्लेषक है तो यानी क्या होगा? अवकलनीय होगा। नहीं, एफ जेड लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। यानी अगर मान के चला हमने कि अगर वो फलन विश्लेषक फलन है तो हमें पता है विश्लेषक फलन होता है तो अवकलनीय भी होगा। अवकलनीय की परिभाषा से क्या होगा? एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ये कंडीशन होती है। अब हमने क्या किया, हम दो स्थितियां हैं हमारे पास, या तो वो वास्तविक अक्ष की तरफ से आएगा या काल्पनिक अक्ष की तरफ से आएगा। तो पहली स्थिति में क्या लूंगा कि वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग आ रहा है वो। ठीक है, वास्तविक अक्ष के अकॉर्डिंग आ रहा है। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ टर्मिनोलॉजी। जैसे जेड हमारे पास क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई होता है। तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा मेरे पास? डेल्टा जेड प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। हमें पता है कि एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, हमें पता है क्या हो जाएगा ये। यानी अगर मैं जेड प्लस डेल्टा जेड करूँ, जेड प्लस डेल्टा जेड करूँ तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस आई वाई प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। मैंने क्या बताया ऐड करना कि काल्पनिक का काल्पनिक से और वास्तविक का वास्तविक से क्या हो जाएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आई वाई प्लस डेल्टा वाई। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, ठीक है, अब काम आएगी ये। अब मैंने क्या किया है, इसको भी मिटा देता हूँ। ये कंडीशन याद रखना, ये कंडीशन याद रखना। इसको मिटा रहा हूँ अभी। तो मैं पहले स्थिति क्या लेके चल रहा हूँ? काल्पनिक भाग के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। क्या लेके चल रहा हूँ मैं? क्या लेके चल रहा हूँ? स्थिति फर्स्ट। यानी क्या लेके चल रहा हूं कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। डेल्टा जेड शून्य की ओर वास्तविक अक्ष से अग्रसर होगा। यानी अगर मैं क्या लेके चल रहा हूँ, दो स्थितियां थी, या तो वास्तविक अक्ष से आएगा या काल्पनिक अक्ष से आएगा। अगर मैं वास्तविक अक्ष से लेके चल रहा हूँ तो हमें पता है वास्तविक अक्ष में क्या होता है? डेल्टा जेड क्या होता है मेरे पास? डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब हमें पता है वास्तविक अक्ष है तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि काल्पनिक तो होता नहीं वास्तविक भाग पे। तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये काल्पनिक भाग था। तो काल्पनिक भाग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब तो यहाँ पे बात करूँ लिमिट, तो क्या हो जाएगा? एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। कहाँ से आया डेल्टा एक्स? देखो यहाँ पे जीरो रखूंगा तो जेड कहाँ बचा? डेल्टा एक्स बचा। और डेल्टा जेड अगर जीरो पे जा रहा है तो डेल्टा एक्स भी कहाँ पे जाएगा? जीरो पे जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, तो लिमिट डेल्टा जेड ही लिखो। ठीक है, तो लिमिट, अब देखो डेल्टा जेड की जगह क्या बचा? डेल्टा वाई तो जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा मेरे पास? डेल्टा एक्स हो जाएगा। डेल्टा जेड क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स हो जाएगा। अब हमें पता है डेल्टा एक्स कहाँ जा रहा है? जीरो पे जा रहा है, तो ये भी क्या जाएगा? जीरो पे जाएगा। तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस, ये जेड प्लस डेल्टा जेड क्या था मेरे पास? ये निकाला था मैंने, यानी एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ प्लस आई, ऐसे लिख लो, आई प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई, ये हो गया, माइनस एफ जेड यानी एक्स प्लस आई वाई। पर लेकिन फंक्शन हमारा यू एक्स वाई में दे रखा था। फंक्शन किस में दे रखा है? यू एक्स वाई में दे रखा। चलो कर लेंगे कन्वर्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो देखो हमारे पास जो फलन दे रखा है डेल्टा वाई, तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारे पास?
डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आई वाई माइनस एफ एक्स प्लस आई वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे। हमें पता है कि फंक्शन हमारा फलन कैसे दे रखा है, फलन दे रखा है एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, इस टाइप से दे रखा है। यानी इस फलन को ऐसे में तोड़ना है तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, ये यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, यही होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स, ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई। ये तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, माइनस करके क्या है मेरे पास, ये वाला है, यानी यू एक्स वाई माइनस आई वी एक्स वाई, क्योंकि एफ जेड क्या होता है मेरे पास, एफ जेड क्या होता है यू एक्स वाई प्लस वी एक्स वाई आई होता है, तो माइनस है तो माइनस लग जाएगा अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 क्या आ जाएगा यहाँ से, अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, अब देखो काल्पनिक को काल्पनिक के साथ ले लूँ, वास्तविक को वास्तविक के साथ ले लूँ, तो यानी ये वास्तविक है हमारे पास और ये काल्पनिक है, तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ से, ये u एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस सॉरी ये माइनस है तो माइनस u एक्स वाई। अब देखो यहाँ पे आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो प्लस का i बाहर ले लूँ, क्या बचेगा v, क्या बचेगा अंदर v एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये बनेगा मेरे पास। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों का अलग अलग कर दूँ तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आई लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ डैश जेड चल रहा था, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स के सापेक्ष हो रहा है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो गया, ये यू का फंक्शन था तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये वी का फंक्शन है तो क्या हो जाएगा आई डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये आ गया हमारे पास एक समीकरण, तो ये आ गई। कब आई है ये हमारे पास, जब वास्तविक भाग की तरफ क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहे हैं। अब बात करेंगे सेकेंड स्थिति, दूसरी स्थिति क्या बनती है, काल्पनिक भाग वाली। ठीक है, तो काल्पनिक भाग वाली देखेंगे हम, काल्पनिक भाग वाली देखेंगे। देखो स्थिति सेकंड, काल्पनिक भाग वाली देखेंगे तो काल्पनिक भाग वाली क्या कहती है कि क्या लगेंगे, माना एफ डैश जेड डेल्टा जेड नॉट शून्य की तरफ काल्पनिक अक्ष से अग्रसर होगा, होता है तो हमें पता है z क्या होता है x प्लस आई वाई और डेल्टा z क्या होता है x प्लस डेल्टा x प्लस आई डेल्टा x प्लस आई डेल्टा वाई। अब देखो काल्पनिक भाग की बात कर रहा है, काल्पनिक में क्या होगा कि अवास्तविक होगा नहीं, यानी डेल्टा x क्या होगा हमारे पास 0 होगा, तो डेल्टा z क्या हो जाएगा आई डेल्टा वाई। तो पुट कर दूं यहाँ पे f डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 वही एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, ये आ गया। अब देखो डेल्टा जेड क्या है मेरे पास, डेल्टा जेड तो क्या बचा, डेल्टा वाई बना, यानी लिमिट आई डेल्टा वाई टेंस टू 0 एफ जेड प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आई वी एक्स वाई अपॉन डेल्टा जेड की जगह क्या लिखूँगा आई डेल्टा वाई। तो यहाँ के पे आ जाएगा लिमिट
आई डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, ये क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा एक्स तो जीरो है तो क्या बनेगा यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस आई वी, यहाँ भी डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा तो एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ क्या बनेगा यू एक्स वाई माइनस आई वी एक्स वाई अपॉन आई डेल्टा वाई। अब मैं क्या करूँगा, काल्पनिक को काल्पनिक के साथ ले लूंगा, वास्तविक को वास्तविक के साथ, तो ये वास्तविक रहा, इसका ये वास्तविक रहा, इसका काल्पनिक और उसका काल्पनिक ले लूँ इन दोनों को साथ में। देखो क्या होगा, एफ डैश जेड बराबर लिमिट आई डेल्टा वाई इक्वल्स टू जीरो, इसको क्या करूँगा यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई, और काल्पनिक को काल्पनिक माइनस कॉमन ले लूँ बाहर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वी एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यानी प्लस वी एक्स वाई, ये हो जाएगा, और अपोन में क्या चल रहा है आई डेल्टा वाई, तो यहाँ पे एफ जेड बराबर लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, अलग अलग डिवाइड कर दूँ, माइनस लिमिट आई डेल्टा वाई टेंस टू जीरो आई वी एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस वी एक्स वाई अपॉन आई डेल्टा वाई, आई से आई कट गया, ठीक है, आई से आई कट गया यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे आई बचा है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आई डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो एफ जेड वहाँ पे क्या आया, वहाँ पे एफ जेड जो आया था वो आया था एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आया था, पहले वाले में जो आया था, ये पहले वाले पार्ट का लिखा है मैंने फर्स्ट पार्ट का, और ये सेकंड का है। हम दोनों को कंपेयर करूं मैं, क्योंकि दोनों बराबर है। मैंने क्या बताया था, अगर दो समय से संख्याओं की तुलना करते हैं तो कैसे करते हैं कि वास्तविक भाग को वास्तविक के भाग के साथ और काल्पनिक को काल्पनिक के साथ। तो वास्तविक भाग क्या है, यहाँ पे ये वाला है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, तो वास्तविक भाग इसमें क्या है, सब पहले में डेल एक्स अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल वाई, क्या हो जाएगा बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरा क्या है डेल यू अपॉन डेल वाई 1 अपॉन आई बराबर डेल वी अपॉन डेल एक्स, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं आई का, एक काम करो यहीं पे कर लो, यहाँ पे ऊपर और नीचे आई का मल्टीप्लाई करा तो यहाँ क्या बन जाएगा आई डेल यू अपॉन डेल वाई डॉट आई स्क्वायर, तो आई इंटू आई क्या बनेगा आई स्क्वायर बनेगा 1 अपॉन आई स्क्वायर, और माइनस ये क्या बनेगा डेल वी अपॉन डेल वाई, तो आई स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, यानी माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस लो और यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस लगाओ, ठीक है, इस टाइप से करो, यहाँ प्लस ले लो, ठीक है, सेकंड में। अब कंपेयर करूँ मैं, तो काल्पनिक का काल्पनिक के साथ, वास्तविक का भाज्य के साथ, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स, वास्तविक ये रहा इसमें और इसमें वास्तविक क्या है ये है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई, और दूसरा काल्पनिक काल्पनिक के साथ, काल्पनिक क्या है यहाँ पे माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये रहा बराबर क्या है डेल वी अपॉन डेल एक्स, हो गया कौशी रीमान विधि से हो गया हमारे पास, सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करनी थी हमें कौशी रीमान स्थिति। एक बार इसको खुद करके देखना, पूरा देखना और खुद करके देखना, समझ में आ जाएगा, थोड़ा लेंदी है लेकिन पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। कल इसके हम करेंगे क्वेश्चंस कि हम कौशी और उसके विश्लेषक फलन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या होता है विश्लेषक फलन में, ठीक है। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, इस प्रमेय को अच्छे से समझ लेना, कर लेना, लिख लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।